नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और यह पीवाईक्यू जो है प्रथम बार आयोजित यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट एग्जाम 2021 के सेट ए शिफ्ट यानी पहली पाली में और सेट ए ही सेकंड पाली का है। और इसमें जो निहित है वह सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वह है आपका प्रारंभिक अंकगणित। यानी इसमें जो हम चर्चा करेंगे वह प्रारंभिक अंकगणित के बारे में, जिसके अंतर्गत यह निहित होगा 5 मार्क्स का। इसमें जो है प्रारंभिक अंकगणित है और इसमें टॉपिक है, पहले टॉपिक है पूर्ण संख्या, दूसरा है भिन्न, तीसरा है दशमलव, चौथा है प्रतिशतता और पांचवा है साधारण अंकगणितीय समीकरण, छठवां है वर्ग एवं वर्गमूल और सातवां है घातांक एवं घात और आठवां है औसत। यानी इन संख्याओं के अंतर्गत जो प्रारंभिक अंकगणित है, यानी प्रारंभिक अंकगणित जो 5 नंबर या 5 मार्क्स का इसमें पूछा जाएगा पेट में, उसके अंतर्गत जो टॉपिक है या इसमें जो सिलेबस है प्रारंभिक अंकगणित जो 5 नंबर, उसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत इसमें निहित हैं 5 नंबर के लिए। जो 10 यानी 10 मार्क्स जो हैं, यानी ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे और 10 मार्क्स का होगा। और साथ ही इसमें तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण भी किया जाएगा, इसमें 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी, ये भी 10 मार्क्स होगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ध्यान यह देना है कि वो विकल्पी प्रश्नों पर आधारित यह प्रश्न है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 1/4 अंक की कटौती की जाएगी सही आंसर से। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अंकगणित के अंतर्गत जो इसमें पूछे गए हैं प्रश्न, उसकी व्याख्या देखते हैं। तो यह होगा सबसे पहला इसमें जो प्रश्न 31 नंबर, इसको देखते हैं। तो यदि रूट इन ब्रैकेट 1 + 27/169 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 + x/13 ब्रैकेट क्लोज, तो x का मान है। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या सही है यानी 1 है। इसको 2 तरह से यानी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो बिना हल किए भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसका जो विकल्प है, विकल्प से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ जो होगा ऐड यदि करते हैं, इन संख्याओं को ऐड करें तो 169 में 27 जोड़ेंगे, यानी 169 में 27 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9 7 16 6 2 8 1 9 1 196 196/69 हो जाएगा। चूंकि रूट में 196 14 का रूट है और जो है 169 जो 13 का 13/14 है। यहाँ पर कौन सा मान इसमें रख देंगे, 13/14 हो जाएगा। तो स्पष्ट बात है कि 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 13 कम 13 14, यानी 1 + 1/13 करेंगे तो 13/14 हो जाएगा। तो बिना हल किए यदि इसको सॉल्व करना चाहें तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, यानी 1 होगा। 1 रखकर रिप्लेसमेंट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और यदि इसको सॉल्व करके भी हल किया जाए तो भी यही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको जो है सॉल्व किया जाए तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसको कर देंगे तो जैसा भी हमने किया तो यह 196 बटे जो हो जाएगा 169 यह रूट में होगा और बराबर डिस्टिंक्स है और यह हो जाएगा 14/13 के, यानी यह पूरी प्रक्रिया जो है 14/13 के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 14/13 बराबर हो जाएगा 1 + x/13। x/13 को इधर ले आते हैं और 1 इधर छोड़ते हैं तो यह जो हो जाएगा यानी 14/13 ऋण हो जाएगा x/13 बराबर हो जाएगा 1 के, यानी इसको कर सकते हैं 14 ऋण x बराबर 13 के। अब यहाँ x बराबर करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो यह व्यापक तौर पर हल किया गया और विकल्प से बिना हल किए भी इसका आंसर 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि और मान रखने से 3 5 7 मान रखने से x की जगह पर यह वैल्यू नहीं प्राप्त होगी। तो बिना हल किए भी इसका आंसर 1 प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर 1 रहा। तो ये 32 नंबर है। 32 क्या करा है इसको देखते हैं। 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, इसको देखें। 37 से 1/2 का मतलब हुआ 37.5 में कितने 1/8 हैं, यानी 75/2, यानी 37 × 74 75/2 में कितने 1/8 हैं। तो इसका सिंपल से लॉजिक है, जितना ये पूछ रहा है कितने हैं तो उसका उसमें भाग कर दिया जाएगा। ये 75/2 और इसमें भाग हमने किया 1/8 का, जो भी आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। तो इसको भाग करके देखते हैं। 75/2 गुणे हो जाएगा, चूंकि यह जब भाग में चेंज होगा, जब भाग को गुणा में करेंगे तो अंश और हर आपस में बदल जाएंगे, यानी हर जो अंश हो जाएगा और अंश जो हर हो जाएगा, यहाँ काट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 और इसको गुणा कर देंगे तो 75 × 300 जो इसका आंसर होगा यही होगा, यानी 300 इसका आंसर सही। तो कितने करा 75/2 में कुल कितने 1/8 हैं तो 308 हैं। कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो 300 आंसर प्राप्त हुआ। इसको प्राप्त करने के लिए कितने 8 हैं तो इसमें हम गुणा करके यह संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यदि 300 में 108 का हम गुणा कर दें तो यह 75/2 या 37 से 1/2 आना चाहिए। तो 300/8 हो जाएगा, इसको काट देंगे, ऊपर 4 से काट देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 75 75 चौका 300 नीचे 2 यानी 75/2 यह संख्या प्राप्त हो गई, यानी 300 आंसर जो इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न को देखें तो यह करा रूट 36.1 बटे 102.4 क्वेश्चन मार्क करा है। तो इसमें रूट में दिया है तो सबसे पहले दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव हटाने का तरीका आप जानते हैं कि पूर्णांक बनाने के लिए, हर पूर्णांक बनाने के लिए, अंश को पूर्णांक बनाने के लिए समान संख्या गुणा कर सकते हो। तो यहाँ 10 से गुणा ऊपर नीचे अंश और दोनों गुणा कर देते हैं तो ये संख्या जो हमारी प्राप्त हो जाएगी वो 361 बटे हो जाएगा 1024। जैसा कि हम जानते हैं ये मेमोराइज होना चाहिए। वैसे जो वर्ग है वो कम से कम 30 तक और घन भी 30 तक याद होनी चाहिए और गिनती तो बताने की आवश्यकता नहीं। पहाड़ा भी कम से कम 20-25 तक कंठस्थ होना चाहिए, मतलब
गणना की प्रक्रिया को अति शीघ्र करने के लिए। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो 361 है यानी रूट 361 बटे 1024 से 361 हम जानते हैं कि 19 का जो यह है वर्गमूल है। ऊपर हो गया आपका 19, तो इसमें दो ही विकल्प आपके बचते हैं, 19 यह है। अब इसमें जो है 72 और 32 है, इसमें ध्यान देना है कि 32 जो यह है 1024 का वर्ग यानी 32 से 32 गुणा करें 1024 यानी इसका आंसर सही होगा 19 बटे 32 होगा। तो ये भी बहुत आसानी से यानी 1 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। तो यह करा एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी प्रत्येक वर्ष जो है 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण यानी लोग वहां से कुछ लोगों के चले जाने के कारण जो है आधे प्रतिशत यानी 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है, यानी प्रत्येक वर्ष जो है वह 1/2% यानी आधा प्रतिशत घटती है। 4% बढ़ती है और स्थानांतरण के कारण जो है वह आधे प्रतिशत की कमी होती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, तो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखें तो यह 3 वर्षों में कितना होगा, यदि इसमें कमी न होती है तो 12% की वृद्धि हो जाती। कमी के कारण जो इसमें कमी है के कारण 3 वर्षों में देखें तो 1.5% की कमी हो जा रही है। दोनों को अंतर कर दें और प्रत्येक वर्ष जो है 0.1 बढ़ा दें इसमें, तो यह जो मान आएगा यानी इसमें 1.5 कम कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका यानी इसमें 12% ऋण 3.2% और इसमें 3 वर्ष जो है 0.3% इसमें ऐड कर देंगे तो ये मान कैलकुलेट करने पर इसका आंसर जो आएगा डी होगा, यानी 10.8% की जो इसमें होगी वृद्धि होगी 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, 10.8% होगा। तो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न रहा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें जो होगा वह आपका है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या है, बहुत ही आसान भी है। इसका आंसर जो है वह ए ही है यानी 47 है। क्या 68 यानी 68 में 13 गुणा कर देते हैं तो 68 गुणे 13 हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 884 यानी 68 में 13 गुणा करेंगे तो 884 हो जाएगा, यानी गुणा कर सकते हैं इसमें 13 8 104 कर 4 आप लगे 10 13 78 10 88 यानी 884 हो गया। 884 जो है ये 13 परिणामों का औसत है, तो 13 परिणामों का जो कुल योग है 884 हो गया। इसके बाद देखें तो यह करा पहले 7 का औसत 63 है, यानी 63 में 7 गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 7 21 एक हाथ में लगा 2 7 42 और 2 44 हो जाएगा। और कर आखिरी 7 का औसत जो है 70 है, यानी उसमें 7 को गुणा कर दें तो 490 क्योंकि 749 होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं यानी 441 और 490 को 1 हो जाएगा, 9 4 13 3 4 4 8 1 9 931 हो गया। यानी जो ये 7 परिणाम यानी 14 परिणामों का जो योग है अभी हमने जोड़ा तो वह जो आया था आ गया 931 और 13 परिणामों का जो औसत अभी हमने जोड़ा तो वह क्या गया 884, दोनों को अंतर कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ बचा 2 12 में से 8 जाएगा 4 यानी 9 में से 8 में से 8 यानी 47 ईयर्स। तो यह 7वें का परिणाम कितना हो गया 47 वर्ष, ये इसका आंसर रहा है। उसको देखते हैं वो 81 से 85 इसमें है और यह जो टॉपिक है यानी जो सिलेबस होगा ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, तो इसमें 2 ग्राफ दिए गए हैं 81 से 85 और 86 से 90 तक 2 ग्राफ हैं जो कि ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण संबंधित हैं और प्रत्येक 5 प्रश्न के अर्थात 10 मार्क्स होंगे। तो इसको देखते हैं। तो इसमें जो है डायरेक्शन देखते हैं, निम्नलिखित रेखाचित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सीमेंट दिया है, सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन मिलियन टन एंड एमटी में है। तो यहाँ पर यह वर्ष दिया गया है, इसको वर्ष को देख सकते हैं, वर्ष आपका 2009-10 से और फाइनली 2019-20 तक है। तो इसके आधार पर जो है 81 के प्रश्न की हम आंसर देने का प्रयास करते हैं, यानी 81 से जो 85 तक का है उसका इस ग्राफ के आधार पर हम उत्तर देंगे और बहुत ही साधारण पूछा गया, इसको देखते हैं। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, तो 81 का जो सही आंसर बी है 2015-16 में। इसको देखते हैं कैसे, यानी उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, तो इसको जो बी है 15-16 में इसका जो आंसर है तो यहाँ पर देखते हैं। इसमें जो मात्र 2 ही वर्ष जिसमें घटाव है तो वह 2012-13 यानी इसको देखते हैं 2012-13 में घटाव है, यानी 58 से घट करके 55 हो गया है। और दूसरा जो है 15-16 में घटाव है, 15-16 में घटाव यानी 15-16 यह रहा घटाव जिसमें 98 से 60 हो गया, अर्थात इसमें घटाव जो है वो 38 का घटा हुआ है। तो इसमें 38 घटा हुआ है और यह जो आपका हुआ दूसरा जो घटाव था वो 58 से 55 यानी 3 का घटाव है। तो स्पष्ट है कि सर्वाधिक जो उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है, तो स्पष्ट है कि 15-16 में जो है सर्वाधिक घटा है, 20 का आंसर सही है। 82 नंबर प्रश्न देखिए, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष खाली स्थान स्पेस दिया है के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो 82 का जो सही आंसर है वो ए है, यानी 2013-14 में, यानी उत्पादन में पिछले वर्ष तुलना में दौरान जो अधिकतम वृद्धि हुई है 13-14 में हुई है। इसको देखते हैं ग्राफ के माध्यम से कैसे। 13-14 में 13-14 यहाँ पर दिया गया है, 13-14 जो 55 है और 13-14 के दौरान जो वृद्धि हुई है सर्वाधिक वह यानी 55 से बढ़कर के 90 हो गया है, यानी इसमें देखा जाए वृद्धि कितनी की हुई है 35 की हुई है,
यानी वृद्धि जो हुई है आपकी वो 35 की वृद्धि हुई है। और देखें वृद्धि जो हुई है और वृद्धि का वर्ष 2 इसमें घटाव ही है, यानी इसको तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, 2 इसमें घटाव शेष की वृद्धि को देखें तो वह बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें 35 की है। इसमें देखा जाए 2009-10 में देखें तो मात्र 2 की वृद्धि है, 2010-11 में देखें तो ये 44 से जो हुआ 58 यानी मात्र 14 की वृद्धि हुई है। और इसके बाद इसमें देखें 90 से 98 तो 9 की वृद्धि हुई है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपका कमी है, यानी कमी के इसमें 3 वर्ष है, सॉरी इसलिए मैंने बताया कि कमी 2 ही बार हुई है, कमी 3 बार इसमें हुई है। 60 से 55 मात्र यहाँ 5 की कमी है, इसको भी निकाल देते हैं। और वृद्धि यहाँ जो हुआ आपका 55 से 80 का हुआ है, यानी इसमें 25 की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर 10 की है और यहाँ भी घटाव है, सारी 4 वर्ष भी इसमें घटाव है। यहाँ पर मात्र जो है 10 यहाँ घटाव है, तो इस घटाव को नहीं करेंगे, तो 4 वर्ष इसमें घटाव है। ग्राफ को देखकर हम कर सकते हैं कि इसमें 4 वर्ष घटाव है, इसमें जो वृद्धि तो सर्वाधिक वृद्धि का जो वर्ष है वो 2013-14 में है। और ये वृद्धि कितनी की हुई है? ये वृद्धि जो हुई है आपकी 35 की हुई है। नेक्स्ट इसमें देखें तो कह रहा उत्पादन के पिछले वर्ष तुलना में वर्ष, तो वर्ष यहाँ लिखेंगे 13-14 में अधिकतम वृद्धि हुई है। केवल ग्राफ देखकर इसका आंसर बताया जा सकता है, इसमें गणना करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 83 प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3 वर्ष यानी शुरुआती के जो 3 वर्ष हैं तो उसका देखते हैं औसत उत्पादन क्या था। तो शुरुआती जो है वह शुरुआत का आपका कौन सा है उत्पादन? शुरुआत का उत्पादन जो है 2009-10 है, 10-11 है और 11-12 इसमें 42, 44 और 58 है। तो 42, 44, 58 को जोड़ देंगे तो यहाँ जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा आपका, यानी 42, 44 और 58 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 144। और औसत निकालने के लिए 3 का भाग कर देंगे, यह भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 3 12, 2 8 की 24 यानी 48 हो जाएगा, 48 MT। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 48 MT हो जाएगा। तो इसके आंसर को देखते हैं, 83 नंबर का जो सही आंसर है, 83 का जो 48 MT का मतलब C हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 84 नंबर प्रश्न को देखें तो 84 क्या कर रहा है? सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो 84 का जो सही आंसर है वो है, यानी ग्राफ से देखेंगे तो जो 84 का सही आंसर B होगा, B मीन्स हो जाएगा 14-15। और इसमें जो होगा सर्वाधिक उत्पादन देखते हैं 84, तो यह आपका हो जाएगा सर्वाधिक उत्पादन देखते हैं किस वर्ष हुआ है। तो ग्राफ को देखने से स्पष्ट है कि 14-15 में सर्वाधिक उत्पादन कितना हुआ है? 98 हुआ। शेष में कोई भी 98 नहीं है, यानी इसको देख सकते हैं कि कोई भी 98 से ज्यादा नहीं है, तो इसको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। 98 MT उत्पादन हुआ है इसमें 14-15 में, तो इसका आंसर सही हो गया इसका 84 का। 85 देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन प्रतिशत वृद्धि, यानी वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो इसको देखते हैं, इसको ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ आपका दिया है, यानी यह ग्राफ दिया है, इसको देखें तो क्या कर रहा है? 2011-12 में 11-12 में क्या है? 58 है, 11-12 में 58 MT है। और इसके बाद जो है इससे पूर्व के वर्ष देखें, 2010-11 देखें तो 44 MT है, 44 MT है, यह ध्यान देना इसमें है। यानी 85 नंबर के प्रश्न को देखें तो कह रहा 2011-12 के दौरान 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था? तो भी हमने देखा 2011-12 में क्या था? 58 MT था। और उससे पूर्व का वर्ष जो था 10-11 उसमें 44 MT था। तो प्रतिशत वृद्धि देखते हैं, यानी प्रतिशत वृद्धि जो होता है, यानी वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, यानी संख्याओं का अंतर, इसमें से जो अंतर होगा यानी अंतर बटे इसमें हो जाता है, यानी वृद्धि प्रतिशत को देखें, वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा अंतर, यानी 2 संख्याएं हैं तो उसके बीच अंतर होगा बटे। वृद्धि पूछेगा तो छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या गुणे 100। और यही यदि कमी पूछता तो यहाँ बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इस आधार पर इसको देखें तो इसमें जो वृद्धि कितनी हुई? 58 से 44 घटा देंगे 14 हो जाएगा, और बटे छोटी संख्या इसमें क्या है? 44 और गुणे 100 हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं तो इसको काट देते हैं 2 से 14 और 11 से 44, यानी 700/11। अब इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका, बल्कि इस तरह से इसको काटते हैं तो यह आपका क्या था? 14/44, 14/44 गुणे 100 है, तो 4 से काटते हैं तो नीचे 11 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देते हैं, यानी 14 में 25 गुणा कर 25 चौको 100, तो 0 अपने का 10, 25 को 25, 10 35, यानी 350/11 हो जाएगा। अब इसमें भाग करते हैं, यानी 350 में 11 का भाग करेंगे, 350/11, तो 11 तो यहाँ 33, 2 20, 11 कमी 11, 9 90, 11 88, यानी 31.8%, यानी ये इसका आंसर सही है। तो यह भी इंस्ट्रक्शन वैसा ही है। 86-90 दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013-19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें देखते हैं, यह लिखा है एक्स का आयात यानी इम्पोर्ट ऑफ एक्स करोड़ रुपए में है, करोड़, और यह वर्ष दिया 2013-14 से 2018-19 तक दिया गया। ये बहुत सिंपल है क्योंकि यह सिंपल रूप से ऑटो दर्शाया गया है। प्रश्न है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि है।
तो ग्राफ को देखते हैं 14 15 15 16 में देखना है। तो 14 15 को देखा जाए, 14 15 यह है, 14 15 जो है 900 है आयात, और 15 16 यहीं बगल में है, और इसमें जो आयात है वो 1200 है, यानी 1200 आयात ये 900 यह है। तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो पिछला सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो था 14 15 में जो आयात है वह आपका 900 है, और 15 16 में जो है 1200 है। तो वृद्धि प्रतिशत के लिए हमने देखा, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है अंतर बटे छोटी संख्या गुणे 100 होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ 12 900 अंतर कितना है, 300 का है, छोटी संख्या क्या है 900 है, गुणे 100 कर देंगे इसमें। तो यह आपका भाग कर देंगे 3 बार में, 100 में 3 का भाग करेंगे तो यह 3 3 क्यों 33.33%, यानी बी जो इसका आंसर सही है, बी जो आंसर 33.3% इसका आंसर सही है 86 का। चलिए वर्ष, यानी सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में क्या है। तो वृद्धि देखते हैं, सभी वर्षों में जो वृद्धि क्या है उसको देख लेते हैं। सभी वर्षों में यदि वृद्धि को देखा जाए तो वृद्धि यहाँ पर क्या है उसको देखते हैं। तो वृद्धि जो हुआ आपका इसमें है 200 का वृद्धि हुई है, इसमें 300 की वृद्धि हुई है, इसमें 0 की वृद्धि हुई है, इसमें 100 की वृद्धि हुई है, इसमें 700 की वृद्धि हुई है। यानी कुल वृद्धि देखा जाए तो वृद्धि को यदि हम जोड़े हैं, यानी पहले में कितना है 200 की वृद्धि है, फिर इसके बाद 300 की वृद्धि है, फिर इसके बाद 0 की वृद्धि है, फिर 100 की वृद्धि है, फिर 700 की वृद्धि है। कुल कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 हैं, यानी 5 का इसमें भाग कर देते हैं। जोड़ने पर आ जाएगा 3 2 5 5 1 6 7 6 13, यानी 1300 बटे 5 इसका भाग कर देंगे तो ये जाएगा 260, यानी जो इसका आंसर 87 का होगा वो 260 होगा। तो 60 यानी ए हुआ। यानी जो प्रश्न पूछ रहा था कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में क्या है, तो अभी हमने देखा कि पहले वर्ष कितनी वृद्धि थी 200 की थी, दूसरे में 300 की, इसके बाद 0 की, फिर 100 की, फिर 700 की थी, और कुल वर्ष कितने थे 5 है। वृद्धि के वर्ष जो इसमें जोड़ देंगे 1300 बटे 5, यानी इसमें भाग कर देंगे, यह आपका हो जाएगा 260, यानी 260 करोड़ इसकी औसत वृद्धि हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है उसको देखते हैं, यानी इसमें नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स की औसत आयात से अधिक था। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसका औसत आयात क्या। औसत आयात के लिए क्या करना होगा, सभी को जोड़ करके जो वर्ष दिए गए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 का भाग करना होगा जोड़ करके। तो देखते हैं इसको जोड़ते हैं औसत के लिए। तो 9 9 7 16 16 12 28 28 12 40 40, और इसको जोड़ देंगे 60, और 13 जोड़ देंगे 7300, यानी कुल मिलाकर हो गया आपका 7300। अब भाग कितने करना है, 6 का भाग करना है, 6 का भाग कर देंगे इसमें। तो भाग जब करेंगे तो इसमें भाग करके देखते हैं, 6 कम 6 1 13 6 दूना 12 1 10 6 कम 6 4 40 6 के 36, यानी 12 16.67, यानी 12 16.67 जो हुआ आयात इसका औसत रहा। तो इसे देखते हैं 12 16 से ज़्यादा कौन है। तो 12 16 से ज़्यादा मात्र 2 ही, यानी 1300 और 2000 जो इसमें आयात है। यानी जो आयात के वर्ष देखें तो 17 18 और 18 19 जो 2 वर्ष जिसमें 1300 और 2000 तक है, यही जो है आपका 12 16.67 जो इसका औसत है उससे ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर हुआ 88 का जो आंसर है, 88 का आंसर देखें तो ये 2 हो जाएगा। कितने वर्षों तक था, 2 वर्ष इसमें अधिक था। आयात से एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या है। ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि औसत आयात को हमने देख लिया कि जो औसत इसका आयात क्या था। यहाँ ग्राफ में चलते हैं तो अभी हमने निकाला कि जो इसका औसत आयात है वह आपका है 12 16.67 है। तो इसमें अधिक वर्ष देखें तो 2 अधिक वर्ष हैं, और इससे कम क्या है 4 वर्ष कम है। तो अंतर निकाल देते हैं, तो 4 × 2 यानी 2 वर्ष इसमें जो होगा अंतर जो हो जाएगा 2 वर्ष का होगा। तो ये तो बहुत ही साधारण रहा, यानी इसमें 2 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, यानी जो प्रश्न रहा कि इसमें क्या कर रहा है, यानी 89 एक्स के औसत आयात से अधिक कितने 4 वर्ष हैं, और एक्स के औसत आयात से कम यानी 2 वर्ष के अंतर कर देंगे, यानी 2 हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा, यानी 2 वर्ष, यानी 2 इसमें हो गया। 90 देखते हैं, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसकी औसत से कितनी है, इसको देखते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, तो 18-19 के दौरान जो है 18-19 कहाँ पर है, 18-19 ये है। और प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो पूर्व से होगी, यानी 1300 से 2000 हुआ, यानी इसमें 700, और वृद्धि के लिए छोटी संख्या यानी 1300 का भाग कर देंगे, 100 कर देंगे, तो यह प्रतिशत वृद्धि 53.8 हो जाएगी। इसके बाद क्या कर रहा है, फिर कह रहा है इसमें सभी वर्षों के एक्स के आयात की उसके औसत से कितनी अधिक है। तो सभी वर्षों का जो औसत आयात हमने देखा वो 12 16.67% था। ये पूछ रहा है कि 12 16% का कितना प्रतिशत है, तो इसको मान लेते हैं x प्रतिशत है। तो इसका ये हो जाएगा 12 16.67 का x प्रतिशत करेंगे तो गुणे हो जाएगा x बटे, यानी गुणा करते x बटे 100, और ये बराबर कितना है 53.8। इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आएगा वह आएगा आपका 64.38। इस हिसाब से इसका आंसर 90 का देखें तो डी हो जाएगा, यानी 64.68, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। इस सही है, ये भी बहुत साधारण रहा। 98 और 96 से 100, यानी अगले जो 10 प्रश्न है वो तालिका या सारणी पर आधारित हैं।
तो इसको देखते हैं, ये भी 10 नंबर का होगा। जहाँ दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। तो दिया है क्या तालिका, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABC और D सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। यहाँ ABCD है, सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार दिन दिए हुए और यह वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। तो इसके आधार पर इसका आंसर देखते हैं। मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात किया। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको देखते हैं। तो मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार यह आपका है और मंगलवार यह है और A द्वारा बेची गई वस्तु देखें तो इसमें 35 है और शनिवार यह है और C द्वारा बेची गई वस्तु 45 है। दोनों का अनुपात निकाल देते हैं, यानी 35 संबंधित 45 कर देंगे 5 से, यानी 7.9, 5 से 35, 9 से 45, यानी 7.9 इसका आंसर। 7.9 का मतलब 20 का आंसर है। बहुत ही आसान है। 92 नंबर प्रश्न को देखें। E द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो इसको भी ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। क्या दिया इसमें, सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु क्या है, 20 है और शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु देखें तो वह 45 है, यानी 20 और 45 है। यानी अभी हम देखा सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु क्या थी, वो 20 थी और शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु क्या थी, वो 45 थी। तो दोनों का प्रतिशत देखते हैं। तो यह कह रहा है कि बेची गई वस्तु कितना प्रतिशत थी, तो ये 45 का मान लेते हैं x प्रतिशत। तो 45 गुणे x बटे 100 बराबर हो जाएगा 20 के, यानी x बराबर कर देंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 45 के, यानी 100 काटते हैं तो यह आपका हो जाएगा, यानी 20 गुणे 100 बटे 45 कर देते हैं, 5 से काट देते हैं तो 20 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, यानी 400 बटे 9 कर देंगे। इसको भाग करेंगे 4 9 36, तो 4 40 4 9 36, यानी 44.44, यानी C इसका आंसर सही है। इसमें कह रहा है कि B C तथा D द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या। बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान सिंपल है। इसमें क्या कह रहा है कि B जो है, B का सोमवार को देखते हैं तो सोमवार यह है, B 45 है और C मंगलवार कह रहा है, यानी मंगलवार को C को देखें तो 48 है और D जो है वह शनिवार कह रहा है, D शनिवार का मतलब 40 है। इसको ऐड कर देते हैं, 45 48 और 40, तो यह हो जाएगा 8 5 13, यानी जोड़ते हैं इसको, 45 48 और 40 जोड़ते हैं, 8 5 13 हो जाएगा, 3 और 4 3 12 1 13, यानी 133 133 और 3 नहीं है तो 3 का भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 3 12, यानी 4 गुना 1 13, 4 3 12 गुना 1 3 लिखना हो, यानी 44.3। प्रश्न को देखते हैं तो यह 93 है, 44.33%, यानी B तथा C द्वारा बेची, यानी B जो है सोमवार को, C जो है मंगलवार को, D शनिवार को। अभी हमने देखा ये जो था आपका 45 जो है B है, यानी B का जो 45 बेच रहा है किस दिन, सोमवार को, यानी B द्वारा देखें तो B द्वारा कितना बेचा जा रहा है, सोमवार को 45 बेच रहा है और C जो मंगलवार को बेच रहा है 48 और आपका जो यह बेच रहा है, यानी D जो शनिवार को बेच रहा है 40, सबको ऐड कर दे रहे हैं तो 133 हो जा रहा है। औसत 3 का भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 44.33, यानी इसका जो आंसर सही है वह ये है, ये इसका आंसर सही है। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री की तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितनी प्रतिशत की वृद्धि आई है। सप्ताह के सभी 4 दिनों में कह रहा है, जो सप्ताह के 4 दिन दिया है इसमें D और B की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखें सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री, D का यह है और B का यह है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करेंगे, यानी B को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 163 और इसको ऐड करेंगे D का तो 127 हो जाएगा। वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि प्रतिशत हम जानते हैं, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है अंतर बटे छोटी संख्या गुणे 100 होता है। उस हिसाब से इसमें देखें तो इसमें छोटी संख्या जो आपका 127 D के लिए, यानी वृद्धि कितनी हो गई उसको देख लेते हैं। तो यह आपका अंतर जो है 163 127, यानी 36 की इसमें अंतर है, 36 बटे छोटी संख्या 127 गुणे 100, इसको भाग कर देंगे तो 28.34 हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो 28.34 मतलब 28.3 इसका आंसर सही है। ये भी बहुत आसान प्रश्न रहा। प्रश्न ये भी बहुत आसान है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। तो यहाँ पर ग्राफ जो था, ग्राफ में देखा जा सकता है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा शत, यानी सोमवार है, इसको जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, औसत करने के लिए 4 का भाग कर देंगे। और करा शुक्रवार यह है, इसको औसत निकालेंगे तो यह हो जाएगा 109 बटे 4 कर देंगे। तो इसमें भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 32.5 और इसको भाग करेंगे तो 27.25 हो जाएगा। दोनों का अंतर कुछ अंतर कर देते हैं, यानी प्रश्न पे चलते हैं। मैंने देखा कि औसत कितना था, 32.50 था और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत जो था वो 27.25 था। दोनों का अंतर कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका जो है 7 5 12, यानी 5, यानी 5.25 जो इसका आंसर है C, यानी C इसका आंसर सही है। 96 से 100 तक ये भी दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। ये भी बहुत आसान पूछा गया है इसमें। तो देखते हैं, भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन यहाँ दिया गया है, जो कि टन में है, जिसमें वर्ष है, ये वर्ष दिए गए हैं और गेहूं चावल बाजरा मक्का जौ दालें आलू इत्यादि दिए गए हैं। इसमें ये ग्राफ है, तो इसके माध्यम से पता देखते हैं। 96 जो प्रश्न है उसको देखा जाए सबसे पहले। तो करा गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है। तो ये 96 का आंसर यदि हम देखें तो इसका जो आंसर है वो आयोग द्वारा जब संशोधित आंसर के दिया गया था तो इसमें फुल मार्क्स दे दिया गया, क्योंकि इसमें 2 वर्ष जो है वो गिरावट का वर्ष है,
इसमें जो है 2013-14 में भी गिरावट है और इसमें 14-15 में, यानी ये और सी था, इसको फुल मार्क्स दिया गया था आयोग द्वारा, यानी यूपी टीचर्स द्वारा। इसमें देख लेते हैं गेहूं का जो गिरावट का वर्ष देखें तो इसमें देखते हैं 13-14 देखते हैं यहाँ पर यह है, और एक जो आपका है 14-15 है। 14-15 को भी देख लेते हैं। 14-15 ये है गेहूं में गिरावट के वर्ष को। देखें 2013-14 में वो 71-12 था और इसमें गिरावट के बाद यह 70-56 हो गया, और 70-56 से गिर करके ये जो है आपका है 68-96 हुआ। तो 2 वर्ष इसमें गिरावट के दौरान इसमें दिखाया गया है, इसमें जो वृद्धि है तो इसको फुल मार्क्स दिया गया था 96 को आयोग द्वारा। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो इसका आंसर सही है ग्राफ के माध्यम से देखें तो बाजरा है, यानी डी इसका आंसर सही है। चलते हैं ग्राफ में जो ये आपका है सभी कायदे में अध्ययन करेंगे तो इसमें बाजरा देखें, यह करा लगातार वृद्धि है, तो वृद्धि को देखें तो यह 565, फिर इसके बाद 655, 740, 1110, 1160, 1450 और 1460, यानी इसमें प्रत्येक वर्ष वृद्धिकारी क्रमशः इसमें वृद्धि हो रही है। शेष में हम देखेंगे तो वृद्धि नहीं होगा। किसी को भी देख लेते हैं, गेहूं देखें तो 61-70 है, फिर 70-10 है, 71-12, फिर इसके बाद गिरावट है। चावल को भी देख लेते हैं, 8-74 है, 9-64 है, 9-60 है, 9-85 है, पुनः गिरावट इसमें है, यह जो हो गया 716 हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे सभी में, तो इसमें बाजरा ही जो है इसमें प्रत्येक में किसी वर्ष गिरावट नहीं अर्थात वृद्धि है, तो इसका आंसर जो सही है वो बाजरा है, यानी इसका जो आंसर डी सही है 97 का। नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट होगा 98 नंबर प्रश्न होगा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? 98 का देखते हैं। तो 98 का जो सही आंसर है, यानी 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य, तो यहाँ देख लेते हैं। देखना किसका है? आलू का देखना। आलू का जो 2010-11 से 2010-11 यह है, से देखना है 2016-17, 16-17 का मतलब पूरा देखना है, और इसमें आलू का देखना है, आलू यह है, तो सबको ऐड कर देते हैं। इस सबको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 2057। औसत पूछ रहा है तो 7 का भाग कर देते हैं। 7 का भाग करेंगे तो यह हो जाएगा, यानी 2057 में 7 का भाग कर देते हैं तो इसका जो आंसर सही आएगा वह 293.8 आएगा। तो जो इसका सही आंसर है वह बी है, 293.86 टन। 2016 यानी 2016-2017 के मध्य इसमें से किस फसल के उत्पादन में पिछली वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका जो सही आंसर सी है, यानी चावल में। चावल को देखते हैं 2016-17 जो है, 2016-17 यहाँ पर है, 16-17 में चावल आपका यह है, चावल यह दिया गया है। तो इसमें जो गिरावट है चावल में वो क्या है, 826 से 812 हुआ है, 826 से 812 पिछले वर्ष तुलना में हुआ है, तो चावल इसका आंसर सही है। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? तो इसमें देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। इसमें ग्राफ जो दिया गया है वह आपका ग्राफ यह है। आलू का जो पूछ रहा है उसको देखते हैं। तो आलू का जो है 2015-16 में जो है, 15-16 में आलू जो आपका है वह है 400 है, और 2010-11 में जो आलू है 210 है। दोनों का गुणा कर देते हैं, यानी इसमें गुणा निकालेंगे, 400 बटे कर देंगे 210, तो यह हो जाएगा 1.90 गुना, यानी इसका जो आंसर सही है 100 का वह है डी, यानी 1.90 गुना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।